मैं क्रांति सर इंट्रोडक्शन कोर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने हैलो चार्ज स्फीयर और सॉलिड चार्ज स्फीयर के कारण निकट बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त किया था और ये जो हमने व्यंजक प्राप्त किया था ये हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन के टॉपिक में हमने इसको समझा था। तो आज हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पर कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे जो पहला कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आज का जो है वो है एक चार्ज रड जो कि काफ़ी लंबी चार्ज रड है और इसको हम लोग कह रहे हैं लॉन्ग चार्ज रड। और इस लॉन्ग चार्ज रड के चारों तरफ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मान कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एक रड ले रहे हैं और ये काफ़ी लंबी है और अगर हम इस रड की लंबाई L ले रहे हैं और हम इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, इस रड पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वन डायमेंशन होगा। क्योंकि अगर आप जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई स्फीयर था तो उस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर सॉलिड स्फीयर था तो वो 3 डायमेंशन स्पेस के लिए था। पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थे। उसी प्रकार से यदि आप हैलो स्फीयर लिए थे तो आप देख रहे थे कि आपको जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या था, इसके सरफेस पर केवल था। मतलब आप देख रहे थे कि हैलो स्फीयर के सरफेस पर ही केवल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो 2D था, क्योंकि सरफेस में 2 डायमेंशन ही होते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग रड ले रहे हैं और ये रड जो है काफ़ी थीन है, पतला है, तो इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 1 डायमेंशन अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम इसको कहेंगे, इसका जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी को हम लेते हैं लैम्डा कूलम प्रति मीटर। ये आइए विद्यार्थी, अगर हम इसे रड से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r हम ले रहे हैं, इस रड से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट P सेलेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम्स, चूंकि मैंने बोला है कि ये काफ़ी लंबी रड है, तो लंबी रड है तो इसका मतलब है कि अगर आप पॉइंट P को r डिस्टेंस पर ले रहे हैं तो ये r का जो मान होना चाहिए वो इस लेंथ की अपेक्षा क्या होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो r फार ग्रेटर देन L, जो रड है उसकी लंबाई के रिस्पेक्टली आपको जो पॉइंट जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। तो अगर एक बात आप बताइए कि क्या आप एक ऐसी रड ले सकते हैं जिसका लेंथ इन्फिनाइट हो? ऐसा संभव नहीं है। मान लेते हैं हम यही रड ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये रड है, तो इस रड का जो लेंथ है वो इन्फिनाइट तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसके नज़दीक कोई पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, एकदम काफ़ी नज़दीक यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं, तो इस पॉइंट, अगर हम यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए ऊपर और नीचे लग रहा है कि जैसे ये रड जो है काफ़ी लंबा है। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा व्यवहार करेगा पॉइंट R के लिए या पॉइंट P के लिए जो R डिस्टेंस पर है, कि ये रड जो है इन्फिनाइट लेंथ की है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रड है नहीं यहाँ पर, तो ये झाड़ू है, आप इसको देखिए। तो आप इस झाड़ू को थोड़ा सा गौर से देखिए। अगर आप इस झाड़ू को दूर से देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इसका साइज जो है फिनाइट है ना। तो मतलब आपका जो लेंथ है R वो काफ़ी ज़्यादा है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये रड फिनाइट लेंथ की है, L लेंथ की है। लेकिन आप सोचिए, यदि आप ये आपके आंखों के नज़दीक आ रहा है तब आपको क्या दिख रहा है? जब ये आपके आंखों के काफ़ी नज़दीक आ गया है तो आप देखेंगे कि आपके R का जो मान है, मतलब इस रड से, इस झाड़ू से, अगर आप इसको चार्ज रड कह रहे हैं, तो इस चार्ज रड से आपका जो आँख है उसके जो दूरी है स्मॉल r, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो काफ़ी कम हो गई है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि आपको ये लॉन्ग दिख रहा है कि नहीं? लग रहा है कि जैसे कितना बड़ा सा है। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं इसको दूर रख रहा हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अपने नोज से सटा रहा हूँ तो लग रहा है जैसे इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट से ये माइनस इन्फिनाइट तक है। तो कोई भी रड इन्फिनाइट होती नहीं है। लेकिन अगर ये रड लॉन्ग है, काफ़ी लंबी है, और अगर इस लंबी रड के नज़दीक, अगर आप काफ़ी नज़दीक पर अगर आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उस पॉइंट से अगर आप इसको देखते हैं इस रड को, तो ये आपको इन्फिनाइट लेंथ की दिखाई देगी। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी रड को इन्फिनाइट लेंथ की बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट से हम रड को देख रहे हैं
उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है r, उसको हम l की अपेक्षा क्या लेंगे, बहुत छोटा लेंगे, लेंथ की अपेक्षा छोटा लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास हो गया एक चार्ज रड है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है, और ये अगर r काफ़ी छोटा है तो ये कैसा व्यवहार करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा जैसे ये लॉन्ग रड है, इन्फाइनाइट लॉन्ग रड है। ओके, तो चलिए विद्यार्थी, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अगर इसके चारों तरफ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का व्यंजक प्राप्त करना है तो हम गॉस के नियम का एप्लीकेशन करेंगे, और गॉस के नियम का एप्लीकेशन करने के लिए हमको ये पहले मालूम होना चाहिए कि किसी सिस्टम, जिस सिस्टम के चारों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त करना चाहते हैं गॉस नियम को अप्लाई करके, तो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसके चारों तरफ, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। तो विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं इस रड पर, इसके फील्ड लाइंस कैसे भी हो सकते हैं। हो सकता है ये फील्ड लाइन इस रॉड के परपेंडिकुलर हो सकता है ये फील्ड लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रॉड के परपेंडिकुलर जो मैंने अभी बताया उस प्रकार से हो सकता है, या फिर इस फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस प्रकार हो सकता है। ओके, इस प्रकार नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि फील्ड लाइन एक दूसरे को काट देंगे, तो ये तो संभव नहीं है। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं कि कुछ लाइंस जो हैं वो रड के लंबवत हो, रड के परपेंडिकुलर हो, कुछ लाइन जो है वो रड के परपेंडिकुलर नहीं हो बल्कि किसी डिफरेंट एंगल पर हो, तो ये तो गलत है, ये डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा। या तो डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा कि रड के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन है या फिर किसी अन्य एंगल पर है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि फील्ड लाइन होंगे कैसे। तो फील्ड लाइन की कुछ जो मौलिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा गौर करते हैं, मान लेते हैं फील्ड लाइन हमारे ऐसे हैं। अगर ये फील्ड लाइन इस प्रकार है तो इस फील्ड लाइन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे जो रड के परपेंडिकुलर होंगे और दूसरे होंगे जो रड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। विद्यार्थी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो रड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस चार्ज पार्टिकल पर किसी प्रकार का एक्सेलरेशन पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल केवल इस रड पर एक्सेलरेट कर सकता है, मोशन कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से है तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो पैरेलल कंपोनेंट रड की दिशा में है, रड के लॉन्ग है। तो ये पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स आरोपित करेगा और इस फोर्स के कारण इस पॉजिटिव चार्ज में एक एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो हो जाएगा QE/m। और इस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, इस पर एक करंट जनरेट हो जाएंगे और साथ ही साथ एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बिना किसी प्रकार का वर्क डन किए हुए फील्ड लाइन एक एनर्जी उत्पन्न कर देगी या एक करंट उत्पन्न कर देगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा कर देगी। ये संभव नहीं है क्योंकि ऊर्जा तो संरक्षित है। अगर हम कोई वर्क नहीं करेंगे तो सेल्फ अपने आप तो कोई करंट जनरेट नहीं हो सकता है। करंट जनरेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड करना होगा, और अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हैं तो वही जो एनर्जी है जो चार्ज को एक्सेलरेट करा रही है, जो चार्ज की एक्सेलरेटेड एनर्जी है, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर पैदा होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसे फील्ड हो तो इस प्रकार से ये घटना होगी, चार्ज अपने आप इस पर एक्सेलरेट करेंगे और इसके कारण क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं हो पाएगा और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो होगा वो टूट जाएगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यदि सही है तो इस पर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए चार्ज पार्टिकल का, और यह तभी संभव है जब पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर आप दोहराइएगा। तो यहाँ देखिए फील्ड लाइन ये पैरेलल, ये तो ठीक है, ये कुछ नहीं करेंगे चार्ज को, लेकिन रड की दिशा में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रड की दिशा के जो पैरेलल कंपोनेंट है वो चार्ज को नीचे की ओर एक्सेलरेट कराएंगे और एक अपोजिट दिशा में करंट पैदा हो जाएगा। और ये अगर करंट पैदा होगा तो
एनर्जी है, करंट अगर है तो आई स्क्वायर आर टी, अगर तार का प्रतिरोध आर है तो आई स्क्वायर आर टी से क्या होगा, एक हीट जनरेट होगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होगा, और फिर यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होगा वो गलत साबित हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार नहीं हो सकता है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है कि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किसके, रॉड के। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरी हम बात देख रहे हैं, एक नए तरीके से इसको समझ रहे हैं। विद्यार्थी, आपके पास एक रॉड है, काफी लॉन्ग है और एकदम पतला है, अत्यंत पतला है, तो इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से मैंने दिखाया है, और ये है आपका ए और ये हो गया आपको बी। विद्यार्थी, अगर फील्ड लाइन इस प्रकार से है, इस प्रकार से फील्ड लाइन है, अगर हम इस रड को 180 डिग्री कोण पर घुमा देते हैं, मतलब ऊपर वाले भाग को नीचे और नीचे वाले भाग को ऊपर कर देते हैं, तो मैंने क्या किया, बी को ऊपर कर दिया और ए को क्या किया, नीचे कर दिया। तो हमको एक बात बताइए, अगर हम इस प्रकार कर देते हैं तो क्या कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। पहले भी जो चार्ज थे वो यूनिफॉर्मली वन डायमेंशन स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट थे। अगर मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, इस रड को, ए को बी, बी को ए बना दिया, तब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है। लेकिन अगर आप इस पूरे रड को इन्वर्ट करेंगे तो फील्ड लाइन क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए, अगर आप इसको एक वृक्ष की तरह समझिए ना, वृक्ष के तने की तरह समझिए, या फिर वृक्ष के तना है, उसमें से शाखाएं फूटी हुई है, अगर आप इसको 180 एंगल पर घुमा देंगे तो क्या होगा, फील्ड लाइन जो होंगे वो इस प्रकार से हो जाएंगे, क्योंकि जो तने हैं जो ऊपर ऐसे निकल रहे हैं, शाखाएं, वो नीचे अब ऐसे हो जाएंगे अगर आप इसको घुमा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज हुआ। अगर आप ए को बी को अगर ए की जगह पर, ए को अगर बी की जगह पर कर देते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास एक स्फीयर है, प्लस 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 आवेश है, यूनिफॉर्म है। अगर आप इसको रोटेट करा देते हैं, मान लीजिए आप इसको आधा चक्कर घुमा देते हैं, तो क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी प्रकार से, अगर इस प्रकार से कोई एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर आप इसको 180 एंगल पर घुमा देते हैं तो ये देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर आप इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप रोटेशन कराते हैं तो ये सिमेट्री जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, और सिमेट्री ब्रेक हो जाने के कारण क्या होंगे, फील्ड लाइन भी ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ और यहाँ देखिए सिमेट्री ब्रेक नहीं कर रही है, नहीं ना कर रही है, और इस कारण क्या है, सिमेट्री जब ब्रेक नहीं कर रही है, आगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदल रहा है, तो फील्ड लाइन क्यों बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो फील्ड लाइन कभी भी इस प्रकार से ऐसे नहीं हो पाएंगे। तो ये समस्या तो हमारे पास आ रही है, क्योंकि फील्ड लाइन को ऐसे इन्वर्ट हो जाना होगा अगर हम ए को बी को ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए करते हैं। लेकिन फिजिक्स कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए समाधान क्या है, चलिए फील्ड लाइन को ऐसे दिखा देते हैं। अब देखिए, तो अगर आप ए को बी और बी को ए की जगह पर ले जाते हैं, 180 एंगल पर घुमा रहे हैं, तो देखिए तो आपका फील्ड लाइन क्या चेंज होगा, हुआ नहीं ना, हुआ जी, हुआ जी, ए ये बी हो गया और ये क्या हो गया, ए हो गया, नहीं हुआ। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि अगर कोई प्रॉब्लम साइमेट्रिक है, कोई बॉडी साइमेट्रिक, अगर हम उसको रोटेशन करा रहे हैं किसी ओरिएंटेशन पर और वो पहले जैसा ही दिख रहा है, उसका चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले था, तो हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइन जो थी वो चेंज नहीं होगी, वो जैसी पहले थी वैसे ही थी। जैसे स्फीयर के लिए अगर आप स्फीयर को 180 पर घुमा दीजिए, 45 एंगल पर घुमा दीजिए, उसका जो फील्ड लाइन है वो वैसा ही होगा जैसे पहले था, उसमें कोई उसमें फील्ड लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेस में सिमेट्रिक है। और ये 180 पर क्या है, 180 एंगल पर, पाई एंगल पर क्या है, सिमेट्रिक है। इसलिए पाई एंगल रोटेट करा देने पर इसके फील्ड लाइन वैसे के वैसे रहेंगे, और ये तभी संभव है जब फील्ड लाइन जो होंगे वो इस वायर के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो हमारे पास आइडिया आ गया, और आइडिया क्या है कि फील्ड लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रॉड के परपेंडिकुलर होगा। अब हम गॉस के नियम को अप्लाई करने के लिए क्या है, तैयार हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम गॉस के नियम को अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, लेमडा डेंसिटी कितना है, लेमडा है, और हम इस वायर को इनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस खींचा है। लेकिन ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा।
क्योंकि वायर को इनक्लोज करने के लिए आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं खींच सकते हैं। एक तो वायर बहुत बड़ा है, तो आप कितना बड़ा रेडियस खींचेंगे? अगर इन्फिनाइट साइज का है तो इन्फिनाइट रेडियस का तो आप स्फेयर नहीं खींचेंगे। तो आप इसको इनक्लोज करने के लिए क्या किया आपने? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने खींच दिया है, और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है क्या है? एल है। ओके विद्यार्थी, अब इस गॉसियन सरफेस पर हमने एक पॉइंट पी लिया है जो आर डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार से होती है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो वायर के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो देखिए यहां पर फिर 3 सरफेस हैं इसके। ये क्रॉस सेक्शन एरिया 1 जिसको हम डिनोट करेंगे DA1 से, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया 2, ये वाला जो भाग है क्रॉस सेक्शन एरिया 2 जिसको हम डिनोट करेंगे DA2 से, और ये है यहां पर हम ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया 3 जिसको हम डिनोट करेंगे DA3 वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो जो है वो इस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो उसके पास 3 सरफेस होता है। जैसे ये सिलेंडर हो गया, अब मैं इसको दिखा रहा हूं, ये ग्लास है। अगर ये सिलेंडर है तो इसके 3 सरफेस हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया अप वाला, एक क्रॉस सेक्शन एरिया डाउन वाला, और दूसरा ये कर्व सरफेस है। तो ये अगर ये फील्ड लाइन इस प्रकार से निकल रही है, तो आप देखिए इस प्रकार से अगर फील्ड लाइन निकल रही है तो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस एरिया वेक्टर और इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसलिए क्या होगा, इनके कारण और इस एरिया के कारण फ्लक्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। जितना फ्लक्स गुजरेगा वो इसके कर्व सरफेस से गुजरेगा। ओके, समझ में आया? तो यहां पर देखिए फ्लक्स φ2 इक्वल टू 0 होगा और फ्लक्स φ1 इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा। तो फ्लक्स φ3 इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है? एक दूसरे की दिशा में है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन EdA3। अब देखिए E को हम क्या कर लिखेंगे? E का मान क्या होगा? क्या E कांस्टेंट है? क्या ये E R पर डिपेंड कर रहा है? तो अगर आपके पास एक रॉड है और इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट ही करना है, सॉरी मैंने बोला रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट ही करना है, तो फ्लक्स φ3 इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स कितना होगा? दिख तो नहीं रहा होगा ना? दिख नहीं रहा है ना? दिख रहा है? एक मिनट मार्कर चेक कर देते हैं। फ्लक्स, अच्छा ये अच्छा वाला मार्कर ये था ना, हम सोचे वो वाला मार्कर। तो फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 इक्वल टू, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, इसलिए फ्लक्स कितना होगा? 0, क्योंकि E डॉट डी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 सेकेंड सरफेस से, क्योंकि दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो फ्लक्स केवल कर्व सरफेस से होगा। तो φE इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन EdA3। E को हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि E का मान, अब यहां पर देखिए ये क्या है, वायर के चारों तरफ साइमेट्रिक है फील्ड लाइन। क्योंकि मैंने बताया क्यों साइमेट्रिक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 180 एंगल पर रोटेट कर देने पर साइमेट्री हो जाता है, इस साइमेट्री रहता है, इसलिए फील्ड लाइन भी क्या होंगे? चारों तरफ साइमेट्रिक होंगे। तो ये केवल किस पर डिपेंड करेंगे? R पर डिपेंड करेंगे। तो E को बाहर निकाल देते हैं, वो केवल R का फंक्शन होगा, और कर्व सरफेस जो होगा वो होता है 2πr, 2πr, जहां R क्या है? रेडियस है। ये देखिए 2πr, ये इस सर्किल का एरिया हो गया, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिए किससे? L से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्किल जुड़ कर क्या बनाएंगे? सिलेंडर बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? L से। तो ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं 2πr इंटू L। लेकिन फाई बराबर होता है Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये है कि ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा है। लेंथ कितना है वायर का? वायर का लेंथ तो इनफिनाइट है, लेकिन हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना है? L है। तो इसका मतलब ये गॉसियन सरफेस केवल L लेंथ के रॉड के चार्ज को ही इनक्लोज कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर E 2π स्मॉल r इंटू L।
एल एल कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब ये एल पर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा भी होना चाहिए क्योंकि गॉसियन सरफेस पर तो डिपेंड नहीं ना करेगा, इन्फिनाइट लेंथ का है तो एल पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फिनाइट लेंथ का अगर रॉड है और एल पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर जैसे ही हम इन्फिनाइट रखेंगे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट बराबर इन्फिनाइट इसका कोई मतलब थोड़े है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू स्मॉल आर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो आप जानते हैं कि एरिया जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रॉड के परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे एन कैप, या आप इसको लिखेंगे आर कैप, क्योंकि आर की जो दिशा है वो परपेंडिकुलर है इस रॉड के। तो आर कैप भी लिख सकते हैं या एन कैप भी लिखा जाता है, समानतः एन कैप लिखा जाता है। एन का मतलब होता है क्रॉस आपके कर्व एरिया जो है उसके, या सिलेंडर का जो कर्व एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का माना गया। बहुत इजी है, देखिए किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, 1/r, जबकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r²। तो इसका मतलब है ये 1/, पॉइंट चार्ज की अपेक्षा स्लो डिक्रीज करेगा, जबकि पॉइंट चार्ज जो है वो फास्ट डिक्रीज करता है। ओके, तो इसलिए इसका ग्राफ किस प्रकार से हो जाएगा, ई को अगर आप वाई एक्स पर रखते हैं और आर को एक्स अक्ष पर रखते हैं तो ये हाइपरबोलिक होगा। ओके, तो ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक, तो यहां पर अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम देख रहे हैं विद्यार्थी। ये फील्ड लाइन जो है, ये 1 डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फील्ड लाइन है वो किस प्रकार से है, आप देखिए। थोड़ा सा मैंने इसको दिखाया, आप इसका ये मतलब नहीं है कि ये फील्ड लाइन इधर है, ये फील्ड लाइन जो है आप इसको दिखा रहे, मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा। ये जो फील्ड लाइन है वो लग रहा है कि जैसे सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इस प्रकार से इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो अगर आप इस फील्ड लाइन को देख रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर पॉइंट इसको ओ मान रहे हैं तो पॉइंट ओ पर, रॉड के पॉइंट ओ पर फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 डायमेंशन प्लेन में है। जैसे यहां देखिए, अगर ये आपका अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फील्ड लाइन जो है वो इस प्रकार से, 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 ऐसा नहीं है। तो ये जो फील्ड लाइन है ये लग रहा है कि जैसे क्या बना रही है, एक सर्कल मतलब 2 डायमेंशन स्पेस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक सर्कल पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहां पर देखिए, अगर आपके पास 1 डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्पेस में 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त कर रही है। और यहां पर देखिए 2 डायमेंशन स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आवेश 2 डायमेंशन स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट है तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, 2 डायमेंशन स्पेस में अगर सर्कल पर डिस्ट्रीब्यूट है तो 2 पाई बनेगा, और अगर डिस्टेंस r है तो कितना होगा, इसका रेडियस, ये इसका परिधि कितनी होगी, 2 पाई r होगी। अगर 3 डायमेंशन हम लिए थे तो कितना था, यहाँ एंगल कितना बन रहा था, 4 पाई, और इसका सरफेस एरिया क्या होता था, 4 पाई r²। तो अगर आप 3 डायमेंशन स्पेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था तो वहां पर आपका आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r², या आप लिखेंगे Q/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई r²। ये देखिए, ये 3 डायमेंशन स्पेस के लिए क्या है, लगता है आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक थी, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट थी, इसलिए यहाँ पर 4 पाई r² टर्म आता था, जहाँ 4 पाई r² जो है वो स्फीयर का क्या है, आपको सरफेस एरिया था। अब यहाँ पर देखिए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 डायमेंशन स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट है, देखिए इस रॉड के लिए, तो जाहिर तौर पर है कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी इस बार 4 पाई r² नहीं होगा, बल्कि कितनी होगी, 2 पाई r होगी। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देते हैं, एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट बताएगा नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन कितने गुजर रहे हैं, और लेमडा जो है वो चार्ज को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई r। देख रहे हैं, तो ये 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 2D फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि अगर पॉइंट चार्ज आप लेते थे तो ये कैसा होता था, 3D फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन।
और 3D फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो आपका होता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr स्क्वायर, जहाँ 4πr स्क्वायर जो होता है बताता है कि फील्ड जो है स्फेरिकल सिमेट्री है, तो 2πr बताएगा कि फील्ड जो है वो 2 डायमेंशन प्लेन में, सर्कुलर 2 डायमेंशन प्लेन में इस क्या है सिमेट्री है। और यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं फील्ड का, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने लगभग जो डिस्कशन था, मुख्य डिस्कशन, वो मैंने कर दिया इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सीट है, क्या है, एक बहुत बड़ा सा सीट है और इस सीट का जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा है, इन्फिनाइट चार्ज सीट आप इसको बोल सकते हैं, चूंकि इन्फिनाइट तो होता नहीं है। अगर एक बहुत बड़ी सी सीट है और इस सीट के नज़दीक आप खड़े हैं, काफ़ी नज़दीक, तो आपके लिए ये सीट क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में ये इन्फिनाइट डिस्टेंस की इन्फिनाइट डिस्टेंस लंबी आपको प्रतीत होगी। लगेगा जैसे इसका जो डायमेंशन है वो हर एक डायरेक्शन के लिए क्या है, इन्फिनाइट है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आप इसको देखिए तो ये एक, मान लीजिए आप इसको एक चार्ज शीट की तरह समझ लेते हैं, तो अभी आपको ये फिनाइट दिख रही है। अगर मैं इसको रोटेट करा देता हूँ तो आप देखिएगा, आप कहेंगे इसका डायमेंशन चेंज हो जा रहा है। पहले ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस का जो डायमेंशन है बड़ा है, अब वाई एक्सिस का जो डायमेंशन है वो छोटा हो गया। लेकिन अगर मैं किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, दिख रहा है ना, कुछ नहीं, केवल ये दिख रहा है ना, पेपर दिख रहा है, और दूर ले जाएं, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे ये रोटेट ही नहीं कर रही है। अब देखिए तो आपको क्या लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनाइट है, केवल आपको ये सीट दिख रही होगी, चारों तरफ आप देखिएगा तो लगेगा सीट ही सीट दिख रही है। जबकि अगर आप इसको दूर से देखिएगा तो लगेगा ओ ये तो फिनाइट है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर आप किसी भी प्लेट या सीट के नज़दीक खड़े हैं तो वो आपको इन्फिनाइट दिखाई देगी, दूर खड़े हैं तो वो फिनाइट दिखाई देगी। और अगर आप इसके काफ़ी नज़दीक खड़े हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में देखिएगा तो लगेगा ये इन्फिनाइट तक फैली हुई है। और अगर हम इस सीट को रोटेट कराते हैं तो आपको लगेगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा, लग रहा है कि चार्ज वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले थे। जबकि अगर दूर से देखिएगा तो आप कहेंगे कि हाँ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक में भी हम इसी स्ट्रेटजी का पालन करेंगे, इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। और ये सीट जो होनी चाहिए वो, उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। आइए हम एक चार्ज सीट ले रहे हैं, ठीक है, ये चार्ज सीट है। देखने में ये फिनाइट दिख रही है, लेकिन अगर आप इसके नजदीक कोई पॉइंट लेंगे तो ये ऐसा व्यवहार करेगी जैसे कैसी है, ये इन्फिनाइट है। विद्यार्थी, इसका डायमेंशन काफी बड़ा है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसका लेंथ L है और इसका जो वाइड है, जो इसकी चौड़ाई है वो B है। हम इसको कहेंगे कि ये इसका हर एक जो डायमेंशन है वो इन्फिनाइट है। तो अगर हर एक डायमेंशन इन्फिनाइट है तो Q का कोई मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, इस पर चार्ज डेंसिटी बराबर हम मानेंगे सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एक सीट है तो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है चार्ज का, 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं, इसके फील्ड्स, इस चार्ज सीट के कारण फील्ड क्या होंगे। ठीक है विद्यार्थी, सबसे पहली चीज, फील्ड लाइन इस प्रकार नहीं होंगे, फील्ड लाइन इस प्रकार नहीं होंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार से फील्ड लाइन होंगे तो इसका जो सरफेस एरिया, इसको जो अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट चार्ज सीट की दिशा में होगा, चार्ज सीट के स्पर्शी होगा, टेंजेंशियल होगा, और वो चार्ज सीट के टेंजेंशियल होने के कारण क्या करेगा,
चार्ज को एक्सेलरेट कराना शुरू कर देगा। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को गलत साबित कर देगा। तो स्पष्ट है कि इस सीट पर फील्ड लाइन जो होंगे वो सीट के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और यदि हमारे पास 2 डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे पास 1 डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन था। लेकिन अगर हमारे पास केवल सीट है, 2 डायमेंशन सीट है, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो केवल कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ये 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 ये। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे वो सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। और इसका मतलब है कि फील्ड लाइन जो होगी वो 1 डायमेंशनल होगी। देखिए, अगर आप इस एक्सिस को x मान रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फील्ड सभी जगह किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। आपने यहाँ इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि अगर आपके पास 1 डायमेंशन स्पेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और वो रड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, 1 डायमेंशन है। तो जब 2 डायमेंशन होता था तो आपका जो फॉर्मूला आता था वो आया था चार्ज Q, क्योंकि लैम्डा के जगह पर मैंने चार्ज लिया है। आप चार्ज के लिए आप लैम्डा ले सकते हैं, जो मतलब चार्ज का जो चार्ज को व्यक्त करे, बाय मीडियम और इनटू 1/2 डायमेंशन ज्योमेट्री। देखिए मैंने इसको कैसे लिख दिया है, ये लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr। 2πr 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है और एप्सिलॉन नॉट मीडियम है और चार्ज की जगह पर क्या है, लैम्डा है। लेकिन अगर 1 डायमेंशन है तो इसका मतलब है कि अब ये क्या होगा, ये तो r का यदि 3 डायमेंशन था तो आपका था चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट 1/3 डायमेंशन ज्योमेट्री पॉइंट चार्ज के लिए, और ये होता थी 4πr²। यहाँ r का पावर कितना था, 2। 3 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए r का पावर 2 था, 2 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए r का पावर 1। तो 1 डायमेंशन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ r का पावर कितना होगा, 0। और आपको आपका जो आंसर होना चाहिए वो लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट या चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट और इनटू कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट होना चाहिए। हो सकता है ये कांस्टेंट 2π हो, 3π हो, पाई हो या 1 भी हो सकता है। ये कांस्टेंट, क्योंकि अगर 2π के साथ r² या r या कुछ लेंथ नहीं लगा है तो वो बस संख्या हो जाएगी, अगर उसके साथ लेंथ लगा है तो वो डायमेंशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आंसर जो आना चाहिए इसका वो आना चाहिए चार्ज बटा मीडियम। मतलब चार्ज के लिए कुछ आना चाहिए, जैसे सिग्मा आ जाए, मीडियम के लिए आना चाहिए एप्सिलॉन नॉट आ जाए, और हो सकता है कोई कांस्टेंट इसके साथ आ जाए, लेकिन वो कांस्टेंट केवल नंबर होना चाहिए। तो चलिए, हमको लगता है कि ये चार्ज, हमको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये सीट है और सीट जो होती है अत्यंत पतली होती है। अगर आप इसकी मोटाई को लेते हैं तो इसकी जो थिकनेस होगा वो अत्यंत पतला होगा, तो इसका मतलब है ये छिलके की तरह यह सीट है, और छिलके की तरह सीट है तो इसका मतलब है कि अगर आप इसके किसी एक सरफेस पर चार्ज देते हैं तो वही चार्ज इसके दूसरे सरफेस के लिए भी कार्य करेगा। तो इसका मतलब है कि इसी चार्ज के कारण फील्ड लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, E होगा। इसको मैंने डिनोट किया है E। ओके, ये आप समझ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आप इस पेज को देखिए, ये अत्यंत पतला नहीं है, इसके 2 सरफेस हैं, तभी मैंने यहाँ इंक से एक इधर लिखा है यहाँ पर और दूसरा मैंने यहाँ लिखा है। आप सोचिए अगर ये इसको आप अत्यंत पतला कर देते, अत्यंत पतला, तो क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो ये इस साइड भी अपीयर हो जाएगा, है ना। कभी नहीं देखते आप स्केच से पार देते हैं अत्यंत पतले कागज पर, थीन पेपर पर, तो उस साइड भी वो उखड़ जाता है। तो अगर ये सीट है तो इसका मतलब अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो ये चार्ज इस सीट पर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये चार्ज दोनों साइड के लिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए कार्य करेगा, एक ही चार्ज। विद्यार्थी, चलिए, अगर हमको अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मान प्राप्त करना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमको गॉस लॉ अप्लाई करनी होगी। और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इनक्लोज चार्ज चुनते हैं, और इस इनक्लोज चार्ज को परिबद्ध करने के लिए
क्लोज करने के लिए, इस चार्ज को क्लोज करने के लिए एक गॉसियन सरफेस खींच रहे हैं। क्योंकि फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया, ये मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींच लिया। ठीक है विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं कि यहाँ चार्ज कहाँ है। ये हमने एक चार्ज एलिमेंट चुना है जिसको मैंने डिनोट किया है dq, और ये होगा सिग्मा और इनटू dA, क्योंकि ये जो एरिया है इसको मैंने क्या माना है, dA माना है। तो हम इस शीट पर एक छोटा सा dA एलिमेंट चुनते हैं जो सर्कुलर है, जो एक डिस्क की तरह है, प्लेट की तरह है, डिस्क प्लेट की, सर्कुलर प्लेट की तरह है, और इसका एरिया dA है, और यहाँ पर चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू dA। और इस प्लेट को इनक्लोज करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींच रहे हैं। हमको अन्य प्रकार का कोई सरफेस नहीं खींच सकते हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसका डायमेंशन इनफिनाइट है, तो इनफिनाइट लेंथ का आप, इनफिनाइट रेडियस का आप स्फीयर तो चुन नहीं सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं चुन सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ आप एक और काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर आपके पास ये प्लेट है, तो आप इस पर एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट चुने और फिर उसको इनक्लोज करने के लिए आपने यहाँ पर क्या बना दिया, क्यूब ले लिया है। दोनों साइड से आपने क्यूब ले लिया है। तो आप क्यूब जब ले लीजिएगा तो आपके साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इसका क्यूब का लेंथ और आपको वाइड दोनों जानना होगा। यहाँ पर इसमें लेंथ और वाइड जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लेंथ केवल जान लेते हैं तो वो क्या है, डिस्टेंस r है, जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, r डिस्टेंस यहाँ से इस सरफेस से r दूरी तक का एक सिलेंडर चुना है, और वैसा ही सिलेंडर इस साइड चुना है। चूंकि ये अत्यंत पतला सीट है और इस पर अगर हम चार्ज देते हैं तो एक साइड तो हम इसको इनक्लोज कर दिए, दूसरे साइड भी इनक्लोज करना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरा साइड इनक्लोज नहीं करेंगे तो ये क्लोज सरफेस होगा नहीं, ओपन सरफेस हो जाएगा। तो ये पतला जो आवेश का अत्यंत पतला जो सीट पर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई चार्ज देते हैं तो दोनों साइड ओपेयर हो जाता है। तो केवल एक साइड इनक्लोज नहीं करना है, दोनों साइड भी इनक्लोज करना है। इसलिए हम दोनों साइड के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया है। ओके, अब देखिए फील्ड लाइन कितना है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और यहां पर भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। हमको पॉइंट पी जो r डिस्टेंस पर है, इस पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर आप ये कर्व सरफेस, इस बार देखिए ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, dA1, परपेंडिकुलर होगा फील्ड के, ये फील्ड इधर है, और कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है यहाँ देखिए। इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए मैंने ये गॉसियन सरफेस लिया है। तो फील्ड लाइन इधर है ना, तो फील्ड लाइन आपको जो है वो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। तो ये फील्ड लाइन इधर है, तो कर्व सरफेस ये हो गया। तो कर्व सरफेस हमेशा क्या है, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इस प्रकार है और फील्ड लाइन इस प्रकार है। तो पूरे कर्व सरफेस के लिए आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो इस कर्व सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा φ1 कितना होगा, 0। तो केवल यही दो क्रॉस सेक्शन एरिया बचाना जिसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया आपको dA2 और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया dA3। और चूंकि ये जो एरिया हमने चुना है, ये एरिया जो है वो कितना है, dA है, और इतना ही ये एरिया यहाँ बनाएगा, क्योंकि हमने एक सिलेंडर लिया है और सिलेंडर के अंदर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, बाहर क्रॉस सेक्शन एरिया, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है। तो इसको मैंने लिख दिया है dA, और इसको भी हम क्या लिखेंगे, dA। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यहाँ पर। तो दोनों जगह पर फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप इसको 3 चुन रहे हैं तो φ3 बराबर होगा E इंटू dA, और यहाँ φ2 बराबर होगा E इंटू dA, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और इस कारण क्या होगा कि हमारा कुल जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स φE बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और φ1 कितना है, 0 है, φ2 है E dA, और ये भी कितना है, E dA। ओके, तो फ्लक्स φE बराबर कितना हो गया, 2E इंटू dA। इनक्लोज चार्ज कितना होगा, अब देखिए इनक्लोज चार्ज यही ना है जी। अब दो सरफेस हैं, दो गॉसियन सरफेस हैं, आपको दिख रहा है कि ये एक A2, dA2 और dA3, लेकिन ये दोनों गॉसियन सरफेस जो हैं वो एक ही चार्ज को इनक्लोज किए हुए हैं, क्योंकि सीट अत्यंत पतला है। तो यहाँ पर इनक्लोज चार्ज जो होगा वो 2 सिग्मा इंटू dA नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, सिग्मा इंटू dA। तो
Q इनक्लोज बराबर सिग्मा इंटू df। फील्ड लाइन क्या है, सीट के परपेंडिकुलर है। आप जानते हैं अगर किसी डिफरेंट किसी अन्य एंगल पर होता तो उसका पैरेलल कंपोनेंट एक्सेलरेशन कराने लगता चार्ज को, तो ऐसा तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सीट के परपेंडिकुलर। आइए हम गॉस के नियम से क्या होता है, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 2E बराबर Q इनक्लोज की जगह पर हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए क्या होगा, कैंसल आउट, बटा में एप्सिलॉन नॉट यहाँ होना चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका अगर डायरेक्शन लिखेंगे तो वो सीट के लंबवत होगा, जिसको लिखेंगे एन कैप, जहां एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, सीट के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। बहुत स्ट्रेंज आंसर आया है। मैंने यहां आपको बताया कि यदि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 डायमेंशन है तो आर का पावर कितना होगा, 0। इसका मतलब यह ज्योमेट्री पर ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा। और यहाँ आंसर देखे तो ई बराबर कितना है, चार्ज बटा मीडियम, और टू क्या है, कांस्टेंट है। क्या यहाँ आर अपीयर हुआ, नहीं हुआ। तो स्पष्ट है कि हम जो एक तरह से इंस्टीट्यूशन बनाए थे, एक तरह से समझ बनाए थे, वो सही थी कि अगर आवेश का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशन में है तो ज्योमेट्री के तौर पर वहाँ स्फीयर की ज्योमेट्री आती है 4πr²। 2 डायमेंशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रड के लिए, तो वहाँ पर आपको 2 डायमेंशन स्पेस की ज्योमेट्री आती है, सर्किल के लिए 2πr। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल एक ही डायरेक्शन में हो, 1 डायमेंशन में हो, तो किसी प्रकार का कोई डिस्टेंस अपीयर नहीं होता है। इसका मतलब फील्ड जो लाइन है वो आपको यूनिफॉर्म होगी चार्ज सीट के नजदीक, वो आर पर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कहीं आर और नहीं है, पाई भी नहीं है, और पाई नहीं है तो इसका मतलब है कि ये स्फेरिकली, इसको कोई मतलब नहीं है, वो 1 डायमेंशन में है। 4π था तो स्फेरिकली साइमेट्रिक था, 2π था तो सर्कल पर साइमेट्रिक था, परिधि पर साइमेट्रिक था, लेकिन 1 डायमेंशन है तो इसका मतलब है ये अगर आप 1 डायमेंशन है तो यहाँ पर पाई मतलब आपको फाई जो एंगल है, एजिमुथ जो आपको पोलर या एजिमुथल एंगल जो होता है वो शामिल यहाँ नहीं है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने यहाँ पर एक चार्ज सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त किया है। तो थोड़ा सा रुकिएगा तो इंक भर देते हैं। तो अब थोड़ा सा देखते हैं, एक और टॉपिक हम करेंगे, क्योंकि 42 मिनट का वीडियो हो गया और रात के 8:30 बज चुके हैं, तो अब जल्दी हम लोग खाना पीना खाने का टाइम हुआ है। तो थोड़ा सा गौर करते हैं कि अब हम इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमने चार्ज सीट कैलकुलेट किया है, अब हम यहाँ सीट के जगह पर कंडक्टर ले लेते हैं। अब देखिए सीट और कंडक्टर में क्या अंतर है। सीट जो होता था उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो जब उस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो एक ही चार्ज लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए काम करता था, मतलब उसके लेफ्ट साइड के स्पेस के लिए और राइट साइड के स्पेस के लिए जो फील्ड पैदा होते थे वो सेम चार्ज से पैदा होते थे। लेकिन अगर आप कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर का जो मोटाई होती है, उसकी जो थिकनेस होती है वो फिनाइट होती है, जीरो नहीं होती है, उसका एक थिकनेस का मान होता है। और इस कारण क्या होता है कि इसके 2 सरफेस हो जाते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो कंडक्टर में अंतर यह है कि सेम स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे, बट कंडक्टर के 2 सरफेस होते हैं। आइए यहां देखते हैं, यह है आपका कंडक्टर और फिर कितने सरफेस है, 2 सरफेस है। ये हो गया आपको लेफ्ट सरफेस और ये हो गया आपका राइट सरफेस। तो अगर आप इस पर चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यहां अगर चार्ज अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो चार्ज है वो दोनों सरफेस पर जा रहा है। अगर आप यहां पर चार्ज दे रहे हैं तो उसके लेफ्ट सरफेस पे भी एक चार्ज अपीयर हो रहा है, और ये दोनों चार्ज जो है वो बीच वाले भाग से सेपरेट है, क्योंकि हम आगे आपको बताएंगे कि कंडक्टर के बीच वाले भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि बीच वाले भाग में कोई चार्ज नहीं होता है। जो भी चार्ज होते हैं वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में शून्य होता है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो अगर आप कंडक्टर के अंदर जाते हैं तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पर तो आप गॉस का नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि डिसकंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यूअस यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जब तक वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो आप उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर अब यहाँ पर हमको अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है तो हमारे पास दो डिफरेंट एक ही नहीं, दो डिफरेंट गॉसियन सरफेस होंगे। ये फर्स्ट गॉसियन सरफेस और ये होगा सेकंड गॉसियन सरफेस, और ये दोनों जो गॉसियन सरफेस होंगे वो अलग अलग चार्ज को क्या करेंगे? इनक्लोज करेंगे। ओके, क्योंकि फील्ड आप जानते हैं फील्ड जो होंगे वो परपेंडिकुलर ही होंगे। इसके ये क्यों होंगे ये पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर गौर करते हैं, ये फील्ड का मान हम मान लेते हैं कितना है? ई है। ये आप देखिए ये कर्व सरफेस है और ये कर्व सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए एरिया वेक्टर जो है वो है यहाँ पर डीए, हम इसको मान लेते हैं। और यहाँ जो चार्ज है, ये जो चार्ज, क्योंकि ये चार्ज जो है इसके लेफ्ट सरफेस जो चार्ज है वो राइट सरफेस वाला चार्ज नहीं है, ठीक है। ये चार्ज जो है बीच में यहाँ बीच वाले भाग में कंडक्टर के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस प्रॉब्लम हो गया। तो हम या तो लेफ्ट साइड में अप्लाई करें गॉस लॉ या राइट साइड में अप्लाई करें गॉस लॉ। हमको किसी एक ही साइड में गॉस लॉ अप्लाई करके आंसर मिल सकता है। तो हम राइट साइड को भुला जाते हैं, केवल लेफ्ट साइड को भूल जाते हैं, केवल राइट साइड को रखते हैं। तो चार्ज का जो मान है वो कितना होगा? डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। इसको मैंने डी एरिया का ले लिया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर ई इंटू डी ए। अब देखिए गॉस के नियम से क्या हो जाएगा? गॉस के नियम से होगा फाई ई बराबर क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट फाई ई। कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स 0 है, केवल क्रॉस सेक्शन सरफेस के लिए होगा ई इंटू डी ए बराबर क्यू के जगह पर है सिग्मा इंटू डी ए और बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए कैंसल, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी देखिए क्या ये आर पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, सीट के चारों तरफ फील्ड का जो मान होगा यूनिफॉर्म होगा। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके डायरेक्शन हमेशा किधर होना चाहिए? सीट के प्लेट के या कंडक्टिंग प्लेट के परपेंडिकुलर। इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर यह है कि सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो आधा है विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर के लिए, मतलब कंडक्टर के लिए दुगना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सीट के लिए एक ही सरफेस पर दो गॉसियन सरफेस, एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर दो गॉसियन सरफेस थे। तो फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी है वो दोनों साइड क्या होती थी? बट जाती थी, एक लेफ्ट के लिए और दूसरा राइट के लिए। मतलब एक ही चार्ज को दो साइड अलग अलग साइड में लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना पड़ता था। तो क्या होगा? अगर आप चार्ज लिए हैं सिग्मा इंटू डी ए तो उसके पास जो एनर्जी है वही ना फील्ड पैदा करती है। तो एनर्जी तो कांस्टेंट है सिग्मा इंटू डी ए, और उसी एनर्जी को सिग्मा इंटू डी ए को एनर्जी से दोनों साइड फील्ड पैदा करना है। तो इसलिए क्या था? फील्ड की इंटेंसिटी दोनों साइड बढ़ जाती थी। यहाँ देखिए सिग्मा इंटू डी ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सीट के बराबर, उसको केवल किधर फील्ड पैदा करना है? एक ही साइड में, क्योंकि दूसरे साइड में लेफ्ट साइड में जो आपको फील्ड पैदा होगा उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इंटू डी ए अलग है जो लेफ्ट सरफेस पर है। तो इसीलिए यहाँ सिग्मा इंटू डी ए को केवल एक ही दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, इसलिए यह दुगना करता है। और सीट को एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीट के लिए दोनों डायरेक्शन में फील्ड पैदा करता था, लेफ्ट और राइट। इसीलिए क्या है? उसका जो फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो आधी हो जाती है, आधी लेफ्ट आधी राइट। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो देखिए इसके बराबर भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आज की कक्षा हम यहीं तक रहने देंगे। कल जब हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका व्यवहार क्या होता है। और उसके आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि अगर हम किसी मैटर को, किसी मटेरियल को, किसी पदार्थ को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका व्यवहार किस प्रकार होता है। ओके, थैंक यू।